ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में मुद्रण संस्कृति वाले चैप्टर में मैं आपको भारत का मुद्रण संसार यानी कैसा था जब से छपाई का कार्य शुरू हुआ। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। तो जब से छपाई का आविष्कार है उसके बाद से क्या प्रोग्रेस हुई। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ, जब हमारे यहाँ छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी उसके बारे में सबसे पहले दिया गया है। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियाँ की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। जो ताड़ का पत्ता होता है बड़ा, कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थीं। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती थीं, लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थीं, काफ़ी महंगी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। तो ये पहले की यानी मुद्रण के पहले की स्थिति है। अब ये दिया गया जो चित्र बना हुआ है, हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने 1824 ईस्वी। 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है। पेज पर खुशनवीसी, नक्काशी और डिजाइन देखें। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियाँ अमीरों के लिए बनाई जाती थी। अब आगे दिया गया है छपाई भारत आई। जब छपाई का आविष्कार हो गया तो उस समय के बाद की बात है। इसमें और भी दिए गए हैं। ऋग्वेद के कुछ पन्ने, प्रिंट के आगमन के काफ़ी बाद हस्तलिखित पांडुलिपियाँ प्रकाशित की जाती रहीं। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में भी बनाई गई। अब जब छपाई भारत आई उसके बाद की बात है। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जोसिएट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापीं। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थीं। कैथलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापीं, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद भी थी। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी शुरू किया, जो 1780 में यानी बंगाल गजट के नाम से इसको छापा गया। एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसने खुद को यूँ परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारी विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल थे। लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सकें। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएँ छपने लगीं। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित
बंगाल गजट। अब इसके आगे दिया गया है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, ये भी यानी छापी जाने लगी। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर के बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते रहे हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए, छप हुई पुस्तकों और अखबारों में ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ति भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार भी उभरे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों द्वारा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर के तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तकों और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से उन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने अपने विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार जामे जहांनामा और शमसुल अखबार भी 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर के चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डालें। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लियोथेरापी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद को छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 ईस्वी में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनार पैदा हुए। धर्म को लेकर के सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थीं। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लियोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत किताबें, धार्मिक किताबें छपीं। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह था कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थीं, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के लोग के बीच और उनके अंदर बहस, मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद को नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इनके समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत में जोड़ने का इन्होंने काम भी किया। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आपको अगली वीडियो में प्रकाशन के नए रूप इसके बारे में कल आपको जानकारी दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।